चलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। हाउ वाज योर वीकेंड? स्टडी वगैरह कुछ किया? बुक्स वगैरह कुछ ओपन किए नहीं किए? थोड़ा थोड़ा मतलब ओपन किया, बंद कर दिया। अभी इतना प्रेशर नहीं है, तो यू कैन एंजॉय योर वीकेंड। आगे जाके अगर आपसे कोई कहे कि भाई छुट्टी लो, फिर भी आप खुद से नहीं लोगे, उतना आपका जो स्टडी का प्रेशर है वो बना रहेगा। चलो, विल क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव सीन सो फार एंड विल कंटिन्यू विद टुडेज डिस्कशन। चलो, सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, राइट। सेक्शन नंबर 2 में हम वेरियस डेफिनेशन स्टडी करेंगे। इसमें हमने सेक्शन 225A देखा था, डेफिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में हमने 3 पार्ट देखे थे, टेरिटरी, वाटर और से लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, वाटर में 2 पार्ट थे, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल वाटर्स मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मीन्स the steep part, shallow part, and exclusive economic zone 200 nautical miles, and then seabed, subsoil below territorial waters, and then airspace about territory and territorial waters। ये हमने देखा था, राइट। उसके बाद हमने सेक्शन 231 पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन में कितने एलिमेंट्स इंक्लूडेड है? 7, राइट। फर्स्ट, इंडिविजुअल, HUF, फर्म और LLP, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में याद रहे तो भी ठीक है, राइट। देन सेक्शन 29 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 29 में हमने असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन देखा था, एंड सेक्शन 3 में हमने प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन देखा था। तो प्रीवियस ईयर मीन्स the year which is preceding to assessment year। assessment year के definition में 2 पार्ट थे। first part, the year which will be starting from 1st of April ending on 31st of March, it will be period of 12 months, and second part, it will be that period which will be succeeding previous year, right। तो conceptually previous year में हम income कमाएंगे, and assessment year में हम टैक्स पे करेंगे या कंप्यूटेशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, राइट। देन सेक्शन 4 हमने पढ़ा था। सेक्शन 4 में हमने चार्जिंग सेक्शन देखा था कि टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन विच इज अर्नड इन द प्रीवियस ईयर नॉट इन द असेसमेंट ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट्स विच आर गिवन इन द फाइनेंस एक्ट, राइट। तो हमने टोटल इनकम क्या है वो ऑलरेडी पढ़ा था, समेशन ऑफ ऑल द हेड्स माइनस चैप्टर 6 से डिडक्शंस। उसके बाद पर्सन क्या है ये भी देखा था हमने, एंड प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, दिस वी आल्सो सीन। देन वी आर सपोज टू डिस्कस रेट्स। तो रेट्स में हमने फिलहाल इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के रेट्स देखे थे। तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल हम बात कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट की, और जिसका एज 60 से नीचे हो। तो हमने देखा था 0 to 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड 10 लाख के ऊपर 30%। अगर इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है एंड जिसका एज 60 से ऊपर है, तो इन दैट केस 0 to 3 लाख नील, 3 लाख के ऊपर सेम। एंड सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब एज 80 से ऊपर हो, तो इन दैट केस 0 to 5 लाख नील, रिमेनिंग वाज सिमिलर, राइट। तो हमने एक क्लैरिफिकेशन देखा था कि अगर आपका बर्थडे यानी कि 60 और 80 कंप्लीट हो रहा है 1st of April ऑफ असेसमेंट ईयर, मान के चलेंगे कि प्रीवियस ईयर में ही वो कंप्लीट हो चुका है, तो बेनिफिट मिलेगा, राइट। उसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 87A, रिबेट। तो रिबेट में हमने देखा था कि अगर आप इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो एंड आपका टोटल इनकम 5 लाख तक है,
तो आपको रिबेट मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना टैक्स है उतना, और 12,500 विच एवर इज लोअर, राइट। एंड ये रिबेट 112A के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद हमने स्पेशल टैक्स रेट पढ़े थे। स्पेशल टैक्स रेट में अगर हम कैपिटल गेन्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, टैक्स रेट वाज 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 10% बियॉन्ड 1 लाख, मतलब 1 लाख तक एग्जम्पशन है। 112 20%, यहां पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो नॉर्मल, मतलब अपार्ट फ्रॉम शेयर्स, तो नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे, बराबर। कैजुअल विनिंग जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, टीवी शो से विनिंग वगैरह, तो इट विल बी टैक्सेबल एट 30%। ऑनलाइन गेमिंग्स अगेन 30%, राइट। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर अगर हो तो 60%, लेकिन हालांकि हमने डिटेल में डिस्कस किया नहीं अभी, ओके। तो दिस वर द स्पेशल टैक्स रेट्स। इनमें 112 जो था उसके अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलेगा। हमने स्पेशल टैक्स रेट जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको मिलेगा। किसके अगेंस्ट मिलेगा? 112 के अगेंस्ट मिलेगा, 112A के अगेंस्ट मिलेगा, 111A के अगेंस्ट मिलेगा। क्या कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट मिलेगा? नो। ऑनलाइन गेम्स? नो। एंड ये अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट को मिलेगा, बराबर है कि नहीं? सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप हमने वो जो पॉइंट लिखा था वहां पे लिखा था रेसिडेंट, अगर नहीं लिखा हो तो चेक कीजिए, ये सिर्फ बेनिफिट रेसिडेंट को था। अनयूटिलाइज्ड हमने जो नोट लिखा था वहां पे जरा चेक करो, ओनली रेसिडेंट लिखा था ना, हाँ। तो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को है, ओके। उसके बाद हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सरचार्ज स्टार्ट किया था। एंड सरचार्ज इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए हमने लिखा था कि अगर आपका टोटल इनकम 0 to 50 lakhs है तो नो सरचार्ज, 50 lakhs से ऊपर है एंड अप टू 1 crore है तो सरचार्ज विल बी एट द रेट 10%। बताइए मुझे कि अगर आपका टोटल इनकम एग्जैक्टली 50 lakhs है तो सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। 50 lakhs 1 रुपए हो तो लगेगा, एग्जैक्टली 1 crore है तो सरचार्ज लगेगा एट द रेट 10%, 15% में नहीं जाएगा वो, राइट। अगर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग ऑल द इनकम 1 crore से ऊपर है बट अप टू 2 crores है तो सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल 15%। यहां पे आपको इनकम सेपरेट करने की जरूरत नहीं, जो भी इनकम है सरचार्ज 10 या 15%। बट 2 crores के ऊपर आपको इनकम देखना है। आपका अदर इनकम, 4 इनकम छोड़ करके, तो अदर इनकम अगर 2 crore के ऊपर है, 5 crore के नीचे, तो अदर इनकम पे सरचार्ज लगेगा 25%। एंड वो 4 इनकम, अब 4 इनकम कौन से? 111A, 112, 112A एंड डिविडेंड इनकम, ये 4 इनकम पे सरचार्ज लगेगा 15%, राइट। अगर आपका अदर इनकम 5 crore के ऊपर है तो अदर इनकम पे सरचार्ज लगेगा 37% एंड ये 4 इनकम पे सरचार्ज लगेगा 15%, राइट। एंड लास्ट क्लास हमने देखा था कि आपका अदर इनकम 2 crore से नीचे है लेकिन ये 4 इनकम जोड़ने के बाद 2 crore के ऊपर जा रहा है, तो इन दैट केस ऑल इनकम विल बी सब्जेक्ट टू सरचार्ज ऑफ 15%, राइट। यहां तक की कहानी हमने शायद से डिस्कस की थी, फर्म भी स्टार्ट किया था। इसमें एक और पॉइंट है जो पहले डिस्कस कर लेते हैं, सरचार्ज। हमने देखा था कि 111A, 112A, 112 एंड डिविडेंड के अगेंस्ट एनहांस्ड सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा होता। अब फाइनेंस एक्ट 22 में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट ये था कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जिनमें सिर्फ कंपनी मेंबर्स है, जिनमें सिर्फ कंपनी मेंबर्स है, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी एनहांस्ड सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। आई विल रिपीट द प्रोविजन कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है एंड एसोसिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस व्हाट? 2 or more persons कमिंग टुगेदर। उस टाइम हमने डिस्कस किया था क्या क्या जरूरी है कि सिर्फ इंडिविजुअल आने चाहिए? ऐसे कोई जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म आ सकते हैं और कंपनी भी आ सकते हैं, या कंपनी भी एओपी बना सकते हैं, राइट। तो अगर कोई एओपी है जिसमें सिर्फ कंपनी मेंबर्स है, मल्टीपल कंपनीज आर फ्रेमिंग एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस,
तो उन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूं तो आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आएगा। हो क्या रहा था, ये 4 इनकम पे तो एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था, राइट। बट देन जो फॉरेन से इंडिया में कंपनी आ रही थी एंड इंडियन कंपनी के साथ टाइप कर रही थी, ओके मतलब जॉइंट वेंचर कर रही थी, अपनी इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, दे वर कमिंग टू इंडिया एंड दे वर फ्रेमिंग अ जॉइंट वेंचर। देखिए बहुत सारे सेक्टर में फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर आ रही है तो उनके ऊपर मैंडेटरी कंडीशन है कि आप इंडिया में अगर बिजनेस करना चाहते हो तो इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में ही करोगे, ओके। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, शायद से हमने डिस्कस भी किया था कि कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में अगर आ रही है एंड उनको डायरेक्टली सेल करना है, ओके तो वो सेल नहीं कर सकते, आपका एक यहाँ पे यूनिट होना चाहिए और इंडियन कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए, ओके। तो बहुत सारे कंपनीज ने जॉइंट वेंचर किया हुआ है, जैसे मारुति सुजुकी, इसको क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड, मारुति सुजुकी, सिमिलरली महिंद्रा एंड रेनॉल्ट का भी जॉइंट वेंचर था, ओके। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। और से अगर हम नॉन कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा एंड स्टारबक का एसोसिएशन है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी वेर कमिंग टुगेदर एंड फ्रेमिंग वन जॉइंट वेंचर, एंड ये जॉइंट वेंचर इज नथिंग बट एओपी, ओके। नाउ ऑन दिस एओपीज वेर इन सच कंपनी आर फ्रेमिंग अ जॉइंट वेंचर, इन पे एनहांस्ड सरचार्ज 25% एंड 37% से लगाया जा रहा था, राइट। सो जो फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के जॉइंट वेंचर करना चाहती थी, व्हाट दे वर सीइंग वाज कि उनका जो प्रॉफिट है उस पे ह्यूज टैक्स लग रहा है, ऑब्वियसली उनका इनकम 5 करोड़ के ऊपर ही होगा, राइट। तो उन पे ह्यूज टैक्स लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से मेनी फॉरेन कंपनीज वर रिजेक्टिंग देयर प्रपोजल टू कम टू इंडिया, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है। तो दे वर सिलेक्टिंग सच कंट्रीज जहां पे टैक्स कम है, जैसे मॉरिशियस। अगर हमें कोई यूनिट ही स्टार्ट करना है तो इंडिया में अगर बल्क टैक्स जा रहा है, देखिए टैक्स बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। सपोज अगर कोई कंपनी 100 करोड़ कमा रही है तो उनपे मैक्सिमम रेट क्या था, 42.744%, तो ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ और 4 से 30 करोड़ तक टैक्स, सॉरी 430 नहीं 43 करोड़, नियरली 43 करोड़ के आसपास उनका टैक्स जाएगा। एंड वही अगर सपोज मॉरिशियस में अगर वो स्टार्ट करे तो मॉरिशियस इज कंसिडर्ड टू बी टैक्स हेवन। टैक्स हेवन सुना है आपने? टैक्स हेवन मींस दैट पर्टिकुलर कंट्री जहां पे नॉमिनल टैक्स लगाया जाता है या टैक्स लगा ही नहीं जाता, ओके। तो अगर यही यूनिट अगर वो मॉरिशियस में स्टार्ट करे तो हार्डली 5% टैक्स है वहां पे, तो दे विल बी लैंडिंग अप पेइंग ओनली 5 करोड़, ऑलमोस्ट 38 करोड़ उनके से होंगे। एंड यही फिगर्स अगर 1000 एंड lakhs करोड़ में हो तो ह्यूज सेविंग होगा, ओके। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी जिनका प्रोजेक्ट चल रहा था इंडिया में आकर के जॉइंट वेंचर करे, दे वर कैंसलिंग द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ दिस एनहांस सरचार्ज। तो निर्मला दीदी ने ये देखा कि बाहर की कंपनी जो इंडिया में आना चाहते थे लेकिन बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट कमिंग नाउ। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, बाहर के कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो टू कम टू इंडिया, एंड वी ऑलवेज वेलकम आउटसाइडर्स इन आवर कंट्री, जिससे फॉरेन एक्सचेंज डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, देयर वर मेनी बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई कमिंग टू इंडिया। लेकिन आपके टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इसीलिए फाइनेंस एक्ट 22 में एक अमेंडमेंट लाया गया कि ऐसी कोई बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी के साथ टाइप कर रही है, ज्वाइंट वेंचर कर रही है, तो उनको तो एओपी का नाम देंगे। तो एओपी जिसमें ये कंपनी फॉर्म हो तो इनके ऊपर हम एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड बैकग्राउंड? बॉटम लाइन, अगर कोई एओपी है, अब कंडीशन क्या है, एओपी के मेंबर्स कौन होने चाहिए, कंपनी, ओके, 2 और मोर कंपनीज कमिंग टुगेदर एंड फ्रेमिंग अ जॉइंट वेंचर। अगर इनका टोटल इनकम से 50 लाख से ऊपर है, अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज लगेगा 10%। 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है, सरचार्ज लगेगा 15%। 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है, सरचार्ज अभी भी 15% ही लगाया जाएगा, एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। जो नॉर्मल सरचार्ज है वो लगेगा। 5 करोड़ के ऊपर है तो यहां पे भी 15% ही लगाया जाएगा। तो जैसे हमने डिविडेंड एंड
अदर 4 इनकम के केस में कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली सेम विल बी द सिनारियो। हैव यू अंडरस्टूड? तो हमने सरचार्ज का एक पॉइंट लिखा था एंड एनहांस सरचार्ज के यहां पे लिखा था हमने कि ये 4 इनकम पे एनहांस सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। याद है आपको? 25%, 37% एंड इसको हमने नाम दिया था एनहांस सरचार्ज, इसके नीचे नोट लिखी थी, राइट? तो हमने क्या लिखा था? दिस एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दोस 4 इनकम्स, राइट? इसी के नीचे एंड लिखिए एंड एओपी, और व्हाट वी कैन डू, सेपरेट ही पॉइंट लिख सकते हैं इसके नीचे, बस एक लाइन लिखना है, एनहांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल टू एओपी where companies are only members, where companies are only members। एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी से निकालने का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, फॉरेन कंपनी, लेकिन अच्छा पहले नोट लिखो, एनहांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल टू एओपी वेयर कंपनीज आर ओनली मेंबर्स। तो इसका मतलब इन पे सिर्फ 10% और 15% सरचार्ज लगेगा, राइट? तो मुझे बताइए, अगर इंडियन कंपनी एंड इंडियन कंपनी आर कमिंग टुगेदर एंड फ्रेमिंग एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो क्या इनके ऊपर एनहांस सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है? ये सिर्फ मैंने बैकग्राउंड बताया आपको कि हो क्या रहा था। फॉरेन कंपनी को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, ऐसे पार्शलिटी तो नहीं कर सकते ना कि फॉरेन कंपनी हो तो टैक्स बेनिफिट देंगे एंड आपकी इंडियन कंपनी है तो हम आपको टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे, सारे इंडियन कंपनी बाहर ही जाएंगे फिर, राइट? तो ऐसे पार्शलिटी नहीं कर सकते। बैकग्राउंड मतलब जब बजट में स्पीच हुई थी तो निर्मला दीदी ने ये कहा था कि हम एओपी को एक्सक्लूड कर रहे थे, रीजन बिंग टू प्रमोट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन कंपनी को बढ़ावा देने के लिए हमने ये किया था, लेकिन इंडियन कंपनी भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसका मतलब बॉटम लाइन हुआ कि कोई भी एओपी जिसमें कंपनीज आर इन्वॉल्व, वेदर इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, अगर मेंबर्स हो तो उन पे एनहांस सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने टैक्स रेट स्टार्ट किया था ना लास्ट, अदर पर्संस का, ओके। तो हमने फर्म का लिखा था ऑलरेडी, लोकल अथॉरिटी हमने कंसिडर नहीं किया था कहीं पे भी, राइट? अब तक हमने कौन से टैक्स रेट स्टडी किया हुआ है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये 4 हमने कॉमन में स्टडी किया था। एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो तो फ्लैट टैक्स रेट लगाया जाएगा 30%, राइट? कोई यहां पे स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्दर सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी कब होगी? जब टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, सरचार्ज कितना होगा? 12%। हेल्थ एजुकेशन से तो हमेशा रहेगा। एंड ये स्पेशल इनकम जो थे वो फर्म के लिए भी एज इट इज अप्लाई करेंगे, राइट? तो यहां तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। अब नेक्स्ट जो है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट सेम है, 30%। सरचार्ज when total income exceeds 1 crore at the rate 12%। तो सेम एज योर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। जस्ट राइट डाउन, इन एनी वे हम समरी बना ही रहे थे तो विल मेक फॉर ऑल द एसएससीज। Done? Now pay attention. Now don't write anything. We are going to discuss the tax rate for domestic company. Shall we? चलिए. Next, SSE is a company. No, don't write. And company में हमने देखा था कि domestic company, foreign company. Right? हम बात कर रहे हैं पहले domestic company की tax rate. अब domestic company पे टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%,
डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट एप्लीकेबल 30%, जैसे पार्टनरशिप फर्म का था वैसे ही डोमेस्टिक कंपनी पे भी टैक्स रेट वाज एप्लीकेबल 30%। ओके, अब इसमें एक और रेट लाया गया है 25%। ये 25% का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं मैं आपको। 2014 में इलेक्शन हुआ था, राइट? इलेक्शन के पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट एज वेल एज कांग्रेस गवर्नमेंट दे वर प्रमोटिंग उनका एजेंडा वगैरह जो रहता है, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार पावर में आती है तो हम कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनी फॉर्म, वेदर इट इज पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या ओपीसी, उनको बढ़ावा देंगे। एंड बढ़ावा के तौर पे मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। जैसे आपने देखा ना अभी मेक इन इंडिया, न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो उन्होंने एजेंडा में कहा था कि हम कॉर्पोरेट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। एंड उन बेनिफिट्स में ये भी था कि उनका हम टैक्स रेट कम करेंगे। वी विल रिड्यूस द टैक्स रेट ऑफ ऑल द कंपनी फॉर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए जब भी गवर्नमेंट प्रमोट करती है बिजनेस तो ऑलवेज दे विल प्रमोट अ कंपनी स्ट्रक्चर ओनली। क्यों? क्योंकि उस पे कंप्लायंस अच्छा रहता है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट? द गवर्नमेंट विल बी प्रमोटिंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कंपनी स्ट्रक्चर। तो 2014 में गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो किया कि अगर हमारी गवर्नमेंट पावर में आती है तो हम कंपनी फॉर्म का टैक्स रेट रिड्यूस करेंगे। ओके, इलेक्शन होती है, बीजेपी गवर्नमेंट विन होकर के आती है, पावर बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। 2014 में कोई टैक्स रेट कम किया ही नहीं उन्होंने। 2015 बजट है, उसमें भी टैक्स रेट एज इट इज रख के 30% थी, कोई चेंज किया ही नहीं। 2016 है, 2016 के फेब में जो बजट आया उसमें भी कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, एज इट इज। तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया कि आपने इलेक्शन के पहले तो प्रॉमिस किया था कि कंपनी को हम टैक्स रेट कम करेंगे, ठीक है। 2017 है, 2017 में क्योंकि बहुत सारा अपोजिशन हो रहा था तो उस टाइम अरुण जेटली जी थे 2017 के पहले, तो उन्होंने कहा कि हम टैक्स रेट कम करने वाले हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हर साल 1% से टैक्स रेट कम करेंगे, ठीक है। ये जस्ट प्रॉमिस के, एक्चुअल में बजट में कुछ किया ही नहीं, ओके। तो ऑलमोस्ट 3-4 साल निकल गए जिसमें टैक्स रेट कुछ कम किया ही नहीं। 2018 अगेन नो चेंज, एज इट इज रखा, जस्ट प्रॉमिस किया था टैक्स रेट कम करेंगे, एंड प्रॉमिस जब किया था तो हर साल 1% टैक्स रेट कम करेंगे ऐसे कहा, ओके। 2019 का बजट आया, अब 2019 में इलेक्शन था अगेन। अब जो प्रॉमिस पहले किया था वो तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो लोग दिखा देंगे इलेक्शन में वोटिंग करते टाइम, ओके। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि जो हमने प्रॉमिस किया था अब वो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स रेट कम कर रहे हैं। एंड हमने प्रॉमिस क्या किया था, 1% हर साल कम करेंगे, तो 5 साल ऑलरेडी गुजर गए, तो हमने 5 साल का क्यूमुलेटिव 5% टैक्स रेट रिड्यूस करके 25% कर दिया। कैसे चूना लगाए, देखिए 5 साल तक 30% से ही टैक्स कलेक्ट करते रहे, ठीक है। एंड जब बेनिफिट देना था तो 2019 के आगे बेनिफिट दिया, एंड मार्केटिंग तो ये किया कि हमने जो प्रॉमिस किया था हमने वो निभा लिया, 5 साल तक 30% से ही टैक्स कलेक्ट करते रहे, ठीक है। एंड 25% लास्ट ईयर में जब इलेक्शन आया तब नॉर्मली होता है ऐसे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस साल इलेक्शन होता है उस टाइम का बजट बहुत अच्छा होता है लोगों के लिए, क्योंकि लोग यही देखते हैं कि हमें ये बेनिफिट मिला है, पिछले 4 साल में क्या किया वो देखते नहीं है। तो इन 2019 बजट द टैक्स रेट वाज रिड्यूस्ड टू 25%, ओके। तो अभी हमें दोनों टैक्स रेट, ऐसे नहीं कि 30% कैंसिल किया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, 25% हम टैक्स रेट तो कम कर रहे हैं 25% तक, लेकिन उस पर हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये रखी कि प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर कौन सा अपना 23-24 का जो इनकम होगा कंपनी का उस पे हम टैक्स रेट लगाएंगे 25%, लेकिन 25% लगाने के लिए कंडीशन ये रखी उन्होंने कि उसके पहले प्रीवियस ईयर 22-23 छोड़ देना है, उसके पहले प्रीवियस ईयर 21-22 का हमें टर्नओवर देखना है, ओके। 21-22 का टर्नओवर इफ इट इज अप टू 400 करोड़ तो करंट ईयर में टैक्स रेट लगाया जाएगा 25%। अगर 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है तो 23-24 में टैक्स रेट होगा 30%। चलिए, जो पूरा बैकग्राउंड वगैरह हमने समझा उसके बेसिस पे एक समरी इन द सेंस पहले कंसेप्चुअलाइज करते हैं कि प्रीवियस ईयर 23-24 में
कंपनी का टैक्स रेट कौन सा होगा? अब कंपनी में मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी एंड दैट टू डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर इस कंपनी का टर्नओवर मतलब सेल्स 400 करोड़ एग्जैक्टली या उससे नीचे, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में जो इनकम होगा उस पे टैक्स रेट क्या लगाया जाएगा? 25%। ओके, एंड अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है इन दिस ईयर, तो करंट ईयर में टैक्स रेट क्या होगा? 30%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? बेनिफिट तो दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि बड़े जो कंपनीज है जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है उनको कोई बेनिफिट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। ओके, जो छोटे मोटे कंपनीज है जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है, तो ऐसे कंपनी को हम बेनिफिट देना चाहते हैं। तो देखिए, रिलायंस, टाटा, अदानी एक्सेट्रा, डेफिनेटली उनका टर्नओवर तो 1000 लाख में करोड़ है, राइट? तो 400 करोड़ के ऊपर ही होगा उनका टर्नओवर, तो उन पे टैक्स रेट क्या लगेगा? 30%। छोटे मोटे जो कंपनीज है जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे, उन पे टैक्स रेट लगाएगा 25%। हैव यू अंडरस्टूड? अब देखिए, मुझे टैक्स रेट डिसाइड करने के लिए टर्नओवर की कौन से ईयर का देखना है? 21-22 का देखना है। ओके, एंड टैक्स रेट डिसाइड होने के बाद टैक्स किस पे लगेगा? करंट ईयर के इनकम पे। एंड मैं अगर बात कर रहा हूं 23-24 की, तो प्रीवियस ईयर, इसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है? 22-23, इसका टर्नओवर देखना ही नहीं है मुझे। ठीक है, इसका भी मैं ऑब्जेक्टिव बता दूं। अगर लॉ मेकर्स ने ये ईयर का टर्नओवर कंसीडर किया रहता, इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझिए कि अपना जो पिछला साल है वो क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, पिछले से पिछला साल क्यों कंसीडर कर रहे। यहां पे प्रॉब्लम क्या था? देखिए, अगर यहां पे लॉ ने 23-24 के लिए टर्नओवर पिछला साल देखो ऐसे कहा रहता, तो द प्रॉब्लम वाज कि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट का जब भी वो लॉ बनाते हैं कि फर्स्ट डे से आपको पता होना चाहिए कि आपका टैक्स ऑब्लिगेशन कितना है, उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, अगर हमने ये ईयर कंसीडर किया रहता 31 मार्च 23 तक, आपका टर्नओवर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ रहता, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे अकाउंटिंग होने बाकी रहते हैं, पूरा मंथ का माइट भी सेल्स अभी अकाउंटिंग करना बाकी है, ऑडिट में बहुत सारे एरर्स आएंगे तो उसको चेंजेस करना बाकी है, राइट? तो होता क्या है, 31 मार्च 23 का जो अकाउंट्स है वो फाइनलाइज करने में 3-4 मंथ लगते हैं। ओके, अकाउंटिंग होने में 1-2 मंथ लगेगा, उसके बाद ऑडिटर आके के वेरीफाई करेगा, उसमें चेंजेस करेगा, तो माइट भी 4-5 मंथ लगेंगे यहाँ पे कंप्लीट करने में। तो पहले 4-5 मंथ तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि हमारा टैक्स रेट 25% है या 30% है। मैं बॉर्डर वाले कंपनी की बात कर रहा हूँ जिनका 400 करोड़ के आसपास है। ओके, माइट बी 31 मार्च तक मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा टर्नओवर है से 420 करोड़। ओके, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि 30% से टैक्स लगेगा। ऑडिट करते टाइम पता चला कि सम ऑफ द 30 करोड़ का सेल्स वो सेल में इंक्लूड ही नहीं होगा, माइट बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो टैक्स रेट क्या लगना चाहिए था? 25%, लेकिन हमने पहले कैलकुलेशन क्यों कौन से रेट से किया? 30% से। तो इनिशियली आपको पता नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी कि टैक्स रेट क्या होगा, इसीलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि ये साल हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 22 का टर्नओवर तो यहीं पे ऑलरेडी फाइनल हो चुका होगा। अब जब 1 अप्रैल 23 की बात आएगी तब तो मुझे ऑलरेडी पता है ना कि इस ईयर का टर्नओवर कितना है। ऑन द फर्स्ट डे आई विल बी नोइंग कि मेरे कंपनी के लिए 30% से टैक्स लगेगा या 25% से टैक्स लगेगा। इसीलिए दिस ईयर 22-23 वाज स्किप्ड। हैव यू अंडरस्टूड? तो अब मुझे आप बताइए, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 23-24। ओके, sales turnover here was 100 crores, here it was 500 crores and यहाँ पे 700 crores। टैक्स रेट क्या लगाया जाएगा? 25% और 30%। लेकिन इस साल तो मुझे मेरा टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर जा चुका है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? करंट ईयर का मुझे टर्नओवर देखना ही नहीं है, रेट डिसाइड करने के लिए कौन से ईयर का देखेंगे? ये पर्टिकुलर ईयर, ये तो मुझे देखना ही नहीं है। ओके,
तो रेट क्या बन रहा है, प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे, तो 23-24 के लिए टैक्स रेट होगा 25%। ओके, मतलब ये 700 करोड़ के बेसिस पे नेट प्रॉफिट जो आएगा उस पे 25% से टैक्स लगाया जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? सपोज सेल्स टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 is 500 crores and 22-23 is 300 crores and 23-24 is 200 crores। टैक्स रेट क्या लगेगा? 30%। लेकिन करंट ईयर में तो मेरा टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे, प्रीवियस ईयर में भी नीचे है, मतलब प्रीवियस ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टर्नओवर कौन से ईयर का देखना है मुझे? 21-22। इस साल का टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है, तो इंपैक्ट ये होगा कि करंट ईयर दैट इज 23-24 में टैक्स रेट क्या लगाया जाएगा? 30%। हैव यू अंडरस्टूड सो फार? तो करंट ईयर डोमेस्टिक कंपनी के लिए दो टैक्स रेट है। अगर प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है तो टैक्स रेट बनेगा 30%। 400 करोड़ या उससे नीचे है तो टैक्स रेट होगा 25%। एंड अगर न्यूली स्टार्टेड कंपनी हो तो मान के चलेंगे इस ईयर का टर्नओवर 0 है तो 25% रेट अप्लाई होगा। माइट भी यहां पे ही कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो इन दैट केस 25% टैक्स रेट लगाएगा जाएगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे यहां पे टर्नओवर 0 ही है। यहां तक कि कहानी में कोई डिफिकल्टी? तो टैक्स रेट अब तक डोमेस्टिक कंपनी की अगर हम बात करें तो 30% टैक्स रेट लगाया जाएगा इफ प्रीवियस ईयर 21-22 टर्नओवर एक्सीड्स 400 करोड़, राइट? और 25% इफ प्रीवियस ईयर 21-22 टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़। ये टैक्स रेट कौन से ईयर के लिए लगाया जा रहा है? प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, राइट? अब एक नया सेक्शन लाया गया 115BAA। ओके, हाँ, इनिशियल अगर ये यहां पे स्टार्ट हो रही है तो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, अगर न्यू स्टार्ट हो रही है तो 25% ही रहेगा। अगर ऑलरेडी पुरानी कंपनी है तो आपको देखना होगा टर्नओवर कौन सा है। ओके, एंड इसमें हर साल अमेंडमेंट आती है। जैसे ये ईयर नेक्स्ट ईयर होगा तो यहां पे भी चेंज करते हो। जो करंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट कर रहा है उसका प्रीवियस ईयर छोड़ करके उसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हमको हमें देखना है, राइट? तो एवरी ईयर दिस देयर विल बी अमेंडमेंट ऑन दिस टैक्स रेट। ओके, देखिए यहां पे मैंने दिया हुआ है 25% अगर टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे, अदर केस 30%। ओके, चलिए अब एक नया सेक्शन लेकर के आए डोमेस्टिक कंपनी के लिए। करंट ईयर मैंने 2020 में लाया गया था। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है तो नॉर्मल रेट क्या है? 30% और 25% डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन, राइट? अब यहां पे बहुत सारे सेक्शंस है जिनमें एग्जम्पशन है, डिडक्शन भी है कंपनीज के लिए। बहुत सारे सेक्शंस है जहां पे कंपनी फॉर्म के लिए सम ऑफ द एग्जम्पशंस आर बीन गिवन, सम ऑफ द डिडक्शंस आर बीन गिवन। ओके, तो ये सेक्शन क्या रहा है? ये सेक्शन ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं चाहिए तो ये जो रेट था वो कैंसिल करके हम 22% करेंगे। याद है 115 बीएसई इंडिविजुअल के लिए सेम प्रोविजन है। 115 बीएसई में हमने देखा था कि आप एग्जम्पशन और डिडक्शन लो, नॉर्मल स्लैब रेट से कैलकुलेट करो, राइट? अगर आपको एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं चाहिए तो हम आपको कंसेशनल बेनिफिट दे रहे हैं, राइट? तो 115 बीएसई मैंने आपको जस्ट ब्रॉडली बताया था, उसके स्लैब रेट्स भी बताए थे कि 0 to 3 लाख तक टैक्स नील, 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक 5%, देन 6 लाख to 9 लाख तक 10%, ऐसे स्लैब रेट्स बताए थे, याद है आपको? सिमिलर ऑप्शन वाज बीन गिवन टू कंपनी आल्सो। इनफैक्ट ये सेक्शन पहले लाया गया था, 115 बीएसई बाद में लाया गया। ओके, तो देखिए ऑप्शन क्या है? सिंपल सा पार्ट है। आप क्या करो, एग्जम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट लो, 30% या 25% से टैक्स पे करो। 30% या 25% कौन से बेसिस पे लगेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर, राइट? अगर आपको ये एग्जम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं चाहिए, ठीक है, या हो सकता है आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो आप क्या करो, ऑप्शन ऑप्ट करो कि हम 22% से टैक्स पे करेंगे। ओके,
ये रहा 115 BAA। एक और सेक्शन लाए 115 BAB। इनमें अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी 2019 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 24 तक इनकॉर्पोरेट हो रही है अंडर द स्कीम ऑफ मेक इन इंडिया, अंडर द स्कीम ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्कीम सुना है आप गवर्नमेंट का? न्यू स्टार्टअप्स जो इनोवेशन कुछ तो कर रहे हैं या इन्वेंशन कुछ तो कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स है। ओके, सब्सिडीज मिलते हैं, माइट भी इलेक्ट्रिसिटी में वेवर मिलता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट मिलता है, सम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्स रेट में भी बेनिफिट है। ओके, तो टैक्स रेट में बेनिफिट क्या दिया हुआ है? 115 BAB कहता है कि अगर आप मेक इन इंडिया स्कीम में कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो कंपनी फॉर्म में, ओके, एंड आपका स्टार्टिंग डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 24 तक, मतलब इन डेज में, इन दिस 5 इयर्स स्पैन आपने वो नई कंपनी स्टार्ट की होनी चाहिए। तो हम आपका टैक्स रेट कर देंगे 15%, एज लो एज 15%। स्लैब रेट नहीं है, फ्लैट टैक्स रेट है। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब ये 115 BAA एंड 115 BAB आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। आगे जाके आप मॉड्यूल देखोगे एंड देखोगे कि 115 BAA का रेफरेंस है, 115 BAB का रेफरेंस है, तो आप कहोगे कि हमारे सर ने ये कोई सेक्शन बताए नहीं। ठीक है, आपके मॉड्यूल में जिस तरह से दिया हुआ है एग्जैक्टली मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहां पे, एज इट इज। जो मॉड्यूल के नोट्स है मैंने एज इट इज लिखा है, एंड लास्ट में उन्होंने एक नोट लिखा है, दिस सेक्शंस आर डेल्ट एट फाइनल लेवल। ठीक है, मतलब ये इंटरमीडिएट का पार्ट नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन करके दिखा है, दिया हुआ है कि ये भी सेक्शंस है, लेकिन ये फाइनल में स्टडी करोगे। जब फाइनल में था तो यहां पे देने की जरूरत क्यों थी? अननेसेसरी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, राइट, अननेसेसरी पेजेस एक्सटेंड करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि ये सेक्शंस हमने डिस्कस किया नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन अभी जैसे कि आप समझ चुके हो, इमीडिएटली भूल भी जाओ, ये सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है कंपनी के लिए? बस दो टैक्स रेट, 30% और 25%। 25% कब लगेगा? प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे नीचे हो तो, अदरवाइज 30%। बस इतना ही है कंपनी के। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली कंपनी के टैक्स कैलकुलेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। रिमेंबर, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे ही मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसे नहीं कि 100% नहीं आएगा। आई कैन से 99% इंडिविजुअल पे, 1% ICAI को कुछ कह नहीं सकते। ICAI कैन आस्क एनीथिंग, राइट? एनी इशू इन दिस सो फार? ओके, ये था डोमेस्टिक कंपनी का। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट, फॉरेन कंपनी में सिंपल है, फ्लैट 40%। अच्छा मुझे बताइए, फॉरेन कंपनी का टैक्स इंडिया में क्यों आएगा? अगर वो इंडिया में आकर के कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो, राइट? जैसे गूगल, अब वैसे तो गूगल का इंडिया में ऑफिस है, ठीक है, लेकिन मान के चल रहे कि गूगल का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, ओके? क्या गूगल इंडिया से पैसे कमाता है? नहीं कमाता है, ढेर सारे पैसे कमाता है, राइट? गूगल कैसे कमाता है पहले तो बताइए। अच्छा, गूगल का प्रोडक्ट क्या है? आप गूगल यूज करते हो? क्या यूज करते हो? सर्च करते हो आप, राइट? तो सर्च जब करते हो तो क्या आपसे कोई चार्जेस लिया जाता है? नहीं, तो गूगल कैसे पैसे अर्न करता है? हाँ, एड से अर्न करता है। डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट जब आप सर्च करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब भी गूगल का ही है, राइट? तो यूट्यूब से बहुत सारा पैसा आता है, एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है कि गूगल पे कोई भी आप वेबसाइट अगर सर्च कर रहे हो या सपोज कोचिंग क्लास फॉर सीए सर्च कर रहे हो तो बहुत सारे एड्स वेबसाइट्स के नाम आएंगे। तो उसमें अगर मुझे मेरी वेबसाइट का नाम ऊपर चाहिए तो मुझे गूगल को पैसे देने होंगे, ओके? तो ये एक तो सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा, आप खुद सोर्स ऑफ इनकम हो, आपका डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है? आप क्या सर्च कर रहे हो वो डेटा ट्रेस किया जाता है, वो सेल किया जाता है, ओके? अगर मैं आपको बताऊं तो आपको शॉक हो जाओगे कि गूगल किस लेवल पे ट्रैकिंग करता है। आपके मोबाइल में गूगल मैप तो है, राइट? तो एवरीडे आपका एनालिसिस किया जाता है कि आप एवरीडे कहां कहां जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑल्सो, ठीक है? मीन्स नॉर्मली आप 8 बजे यहां पे आते हो
ठीक है, 9 बजे सपोज आप ब्रेकफास्ट करने जाते हो तो वो भी ट्रेस किया जाता है विथ लोकेशंस एंड आपका एक रिपोर्ट बनता है, ओके, एंड देन बेस्ड ऑन योर लोकेशन विच यू आर विजिटिंग, उसके बेसिस पे अदर कंपनीज को डेटा शेयर किया जाता है, ओके, मींस आपका एक पैटर्न समझते हो, ह्यूमन बिहेवियर समझते हो कि अगर मैं फ्रिक्वेंटली मॉल जा रहा हूं तो यहाँ पे लोकल जो मॉल्स है उनको डेटा शेयर किया जाएगा। अगर मैं से स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो गुड्स है, सपोज मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो वो भी ट्रैक करते हो कि आप कौन से स्पोर्ट खेल रहे हो, ठीक है, आपके व्हीकल तक का भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो जबरदस्त लेवल पे पर्सन टू पर्सन डेटा ट्रैक करते हो, ओके। आगे जाके कभी अगर टाइम मिले तो डिस्कस करेंगे, आगे गूगल का भी टैक्सेशन है। हाँ, तो कमिंग बैक, हाँ, एंड्रॉइड से भी पैसे कमाता है, एंड्रॉइड भी गूगल का ही है। तो कमिंग बैक, गूगल सपोज इंडिया से पैसे तो कमाता है, राइट, आपका डेटा जो है वो शेयर किया जाता है तो आपसे वो पैसे कमाते हैं। इंडिया में पैसे कमा रहे हैं लेकिन इंडिया में उनका कोई सोर्स नहीं है, सॉरी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई कंपनी स्टार्ट नहीं किया, मान के चलो। वैसे गूगल का इंडिया में है, ओके, फिर भी मान के चल रहे कि गूगल ऑल टुगेदर फॉरेन कंपनी, नाइदर दे हैव रजिस्टर्ड एनी कंपनीज इन इंडियन एक्ट नॉर दे हैव मेड एनी अरेंजमेंट फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया, तो दे आर अ फॉरेन कंपनी, फिर भी इंडिया से पैसे कमा रहे, तो उनको क्या करना होगा, इंडिया में 40% टैक्स पे करना होगा। हैव यू अंडरस्टूड? इसीलिए बहुत सारे कंपनीज इंडिया में जब उनको बिजनेस करना है तो डायरेक्टली वो बिजनेस नहीं करते, इंडिया में आकर के कंपनी स्टार्ट करते हैं, ओके। जैसे अमेजॉन, अमेजॉन है तो यूएसए कंपनी लेकिन इंडिया में अमेजॉन इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है, एंड उनका होल्डिंग कंपनी है अमेजॉन यूएसए, तो इसीलिए दे विल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी, सो दे विल बी चार्ज विद आइदर 30% और 25% टैक्स। आर यू गेटिंग? तो फॉरेन कंपनी का फ्लैट टैक्स रेट याद रखना आपको 40%, ओके। ये याद रखना, ये फिलहाल पेंडिंग रखो, ये रिलेवेंट भी नहीं है, फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। अब डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज रहेगा, डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज जो पे करना है वो यहां पे टू सम एक्सटेंट स्लैबरेट मैनर में दिया हुआ है। अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है बट 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज एप्लीकेबल विल बी 7%, एंड अगर आपका टोटल इनकम 10 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज एप्लीकेबल 12%। हेल्थ एजुकेशन से तो हमेशा रहेगा। एंड अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो नॉर्मल टैक्स रेट 40%, एंड आपका इनकम 1 करोड़ के ऊपर है बट अप टू 10 करोड़ से, लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि ऑलरेडी बेसिक टैक्स हमने ज्यादा कलेक्ट किया हुआ है तो सरचार्ज हम कम रखेंगे, सरचार्ज 2%, एंड 10 करोड़ के ऊपर अगर इनकम जा रहा है तो सरचार्ज 5%, ओके। हेल्थ एजुकेशन से हमेशा रहेगा 4%। यहां तक कोई इशू? आपको ये सारे रेट्स इतने डिटेल में अगर याद नहीं भी रखते हो तो चलेगा, क्योंकि मोस्टली आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एक बार जस्ट गो थ्रू करना है। चलिए एक बार अगेन, डोमेस्टिक कंपनी का रेट, नॉर्मल रेट क्या है 30%। अगर प्रीवियस ईयर 21-22 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे नीचे है तो 23-24 के लिए टैक्स रेट क्या होगा 25%, राइट। फर्दर फॉरेन कंपनी टैक्स रेट फ्लैट 40%, उसके लिए कोई टर्नओवर वगैरह देखना नहीं है, राइट। सरचार्ज की बात करें डोमेस्टिक कंपनी का, 0 to 1 करोड़ इनकम है तो नो सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर इनकम जा रहा है 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज क्या लगेगा 7%। डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं, 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका इनकम जा रहा है तो सरचार्ज 12%। यही अगर फॉरेन कंपनी हो 0 to 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 करोड़ to 10 करोड़ 2%, 10 करोड़ के ऊपर 5%। हेल्थ एजुकेशन से तो हमेशा रहेगी। हैव यू अंडरस्टूड सो फार? तो देखिए कौन से पर्सन हमने देखे थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके टैक्स रेट हमने देखे। उसके बाद बचा क्या, ये 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हमने पार्टनरशिप फर्म देखा था 5th। उसके बाद लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट, फर्म एंड ये इनका सेम ही है, ओके, एंड देन कंपनी, 7 हो गए। अब एक और सेपरेटली दिया हुआ है कोऑपरेटिव सेक्टर का। वैसे कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में रजिस्टर्ड होगी ट्रस्ट करके, ओके। लेकिन कोऑपरेटिव्स का टैक्स रेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक टैक्स रेट स्लैब रेट में दिया हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू करते हैं। यहां पे स्लैब रेट्स है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टोटल इनकम 10,000 तक है, ओके, अप टू 10,000, देन 10% फ्लैट होगा। बेसिक एग्जम्पशन नहीं है लेकिन स्लैब रेट में दिया हुआ है। अगर 10,000 के ऊपर जा रहा है लेकिन अप टू 20,000 है तो जो एक्सेस कंपोनेंट है उस पे 20%,
एंड 10,000 तक टैक्स क्या था 1,000, दैट इज 10%, राइट। एंड 20,000 के ऊपर जा रहा है तो 30%। इसका इंप्लीकेशन समझिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सपोज टोटल इनकम है से 6,000, अब 10,000 के नीचे तो फ्लैट 10% से लगेगा 600 टैक्स प्लस हेल्थ एजुकेशन फीस वगैरह, ओके। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टोटल इनकम है 13,000 तो 10,000 के ऊपर जा रहा है। अब 0 to 10,000 टैक्स रेट विल बी 10%, यानी कि 1,000 आएगा। एंड 10,000 से लेकर के जो इनकम है 13,000, यहां पे टैक्स रेट होगा 20%, यानी कि 3,000 पे 20% यानी कि 600, ओके। अगर टोटल इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी का है से 30,000 तो 0 to 10,000 1,000, दैट इज एट द रेट 10%। 10,000 से लेकर के 20,000 तक यहां पे 20% से टैक्स रेट था, तो दैट विल बी कमिंग टू हाउ मच 10,000 पे 20% 2,000, तो 20,000 तक टैक्स क्या है 3,000। एंड 20,000 के ऊपर जो भी इनकम आ रहा है इनकम तक 30,000 तक, दैट इज एट द रेट 30%। तो ये 10,000 पे 30% यानी कि 3,000, तो इसीलिए 3,000 प्लस इस इनकम पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 3,000 प्लस। हैव अंडरस्टूड दिस 1,000 एंड 3,000, ये शॉर्टकट अमाउंट जो हमने लिखा था, लेकिन इसका हमने लिखा नहीं, क्यों नहीं है, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। हाँ, डोमेस्टिक कंपनी का लिखेंगे एंड फर्म का तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, राइट। सरचार्ज, अगर इनकम 1 करोड़ के ऊपर है 10 करोड़ तक है तो 7%, 10 करोड़ के ऊपर है तो 12%, ओके। कोऑपरेटिव के लिए भी वो ऑप्शनल टैक्स रेट लाया गया था 115 BAD में, कि नॉर्मल रेट जो हायर है स्लैब रेट्स में, उसके वजह आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कंसेशनल टैक्स रेट पे करो 22%, ओके। लेकिन यहां पे कंपलसरी सरचार्ज लगेगा। अगेन आई विल जस्ट एक्सप्लेन। कोऑपरेटिव सोसाइटी दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, आप नॉर्मल टैक्स रेट पे करो। नॉर्मल क्या है 0 to 10%, सॉरी 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, 20,000 के ऊपर 30%, ओके। ऑप्शन 2 115 BAD, यहां पे फ्लैट 22% लगेगा एंड कंपलसरी सरचार्ज लगेगा इवन 1 रुपए का इनकम हो, ओके। कंपलसरी सरचार्ज लगेगा प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा, वो तो यहां पे भी लगता था। अगेन यहां पे एग्जम्पशन एंड डिडक्शन बहुत सारे कैंसिल किए जाएंगे, ओके। अगेन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओके। मॉड्यूल में ये 115 BAD का रेफरेंस दिया हुआ है, नीचे आपसे कहा गया कि दिस सेक्शंस आर डेल्ट एट फाइनल लेवल। तो कौन से सेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, कौन से सेक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, ये एग्जम्पशन डिडक्शन, इसकी लिस्ट दी गई है। तो 10AA, 33AB, 33ABA, 35 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई रेफरेंस ही नहीं है ना, लेकिन क्योंकि ये तो फाइनल में ही सीखने वाले आप, तो ये पैराग्राफ कुछ काम का है ही नहीं। फिर भी मॉड्यूल में इसलिए मैंने एज इट इज रखा है, ओके। ऐसे नहीं कि ये सेक्शंस आपने पहली बार सुना एंड देन आगे जाके मॉड्यूल में देखोगे एंड देन अपने नोट्स में नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ये हाईलाइट करके दूंगा मैं कि ये फाइनल में, तो डोंट रेफर, ओके। हैव यू अंडरस्टूड? ये सेक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राउंडिंग ऑफ द टैक्सेस एंड देन मार्जिनल रिलीफ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक की कहानी में कोई इशू? अब एक छोटा सा पार्ट है, थियोरेटिकल पार्ट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। विल बी एंडिंग अप विद दिस चैप्टर, ओके। शैल वी डिस्कस? अच्छा, पहले तो मुझे बताइए आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर, आवाज थोड़ी सी हायर, 20, प्रीवियस ईयर 23 24 आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक। इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का जहां पे डेफिनेशन लिखा है वहां हमने लिखा भी है प्रीवियस ईयर कौन सा है। एंड असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर 24 25। यहां पे आप क्या करोगे? इनकम कमाओगे, इसका असेसमेंट करोगे असेसमेंट ईयर में, एंड इस पे टैक्स पे करोगे असेसमेंट ईयर में। अब टैक्स आपको पे कब तक करना है? टैक्स कब पे करते हैं? रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है कि आपको रिटर्न फाइल करना रहता है एंड रिटर्न में
रिटर्न ऑफ इनकम में सपोज मैंने दिखाया कि सपोज मेरा इनकम है 20 लाख, इस पे टैक्स आ रहा है सपोजिंग 2 लाख, तो पहले मुझे ये 2 लाख का टैक्स पे करना है एंड देन इसका चलन डिटेल्स मुझे रिटर्न में मेंशन करना है। ओके, सिंपल वर्ड्स में जो रिटर्न की ड्यू डेट है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, उससे पहले मुझे टैक्स पे करना है। जस्ट ब्रॉडली मैं आपको रिटर्न की ड्यू डेट भी यहां पे बता देता हूं, हालांकि सेक्शन के साथ आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर मैं नॉर्मल इंडिविजुअल हूं या नॉर्मल एसएससी हूं जिसके ऊपर ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अब ये ऑडिट क्या होता है, आपने बचपन में सुना रहेगा, ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम ही तो है ऑडिट, राइट। तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट करना, हाँ, रेक्टिफिकेशन, पहले वेरिफिकेशन करेंगे एंड अगर एरर्स हो तो रेक्टिफाई करेंगे, राइट। तो ऑडिटर का काम होता है कि अकाउंट्स जो किया है वो वेरीफाई करना विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एंड ये कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। आज के डेट में कंट्री में ऑडिट का राइट वेदर इट इज अंडर कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही है, राइट। तो से अब इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 44AB, आगे जाके देखने वाले हम, ओके, कि किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो कंपलसरी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट करना मैंडेटरी है। ओके, शायद से मैंने आपको बताया कि आप जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो सितंबर के टाइमिंग में आपका वर्कलोड क्या होता है, बताया था मैंने, नहीं बताया नहीं था। अच्छा, जस्ट आपको ब्रॉडली बता दूं, आपके अगर कोई फ्रेंड्स आर्टिकलशिप कर रहे हो तो उनसे पूछ सकते हो आप कि आज के डेट में, अभी हम जी रहे हो अगस्त में, अगस्त एंड में, तो आज के डेट में उनका ऑफिस का टाइमिंग क्या है। एक तो आज के डेट में संडे छुट्टी नहीं होती, अगस्त सितंबर में नॉर्मली छुट्टी नहीं होती, ठीक है। एंड ऑफिस का टाइमिंग क्या होता है, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ सितंबर, सुबह आप 9 बजे या 10 बजे ऑफिस आओगे, ओके, रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक ऑफिस शुरू होता है, समटाइम्स रात को 5 बजे तक भी ऑफिस शुरू होता है। जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, आई डू रिमेंबर कि रात को 5 बजे मैं घर गया था, मीन्स सुबह ऑलमोस्ट, ओके, एंड वी हैव टू स्लीप फॉर 2-3 आवर्स, गेट रेडी 9 बजे ऑफिस अगेन। क्यों, क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डे होती है फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, एंड अगर 30 सितंबर तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होता तो पेनल्टी 1.5 लाख की लगती है क्लाइंट को। ओके, तो अगर क्लाइंट को आप रात को 12 बजे बुलाओगे तो वो 12 बजे भी ऑफिस में रहेगा, इनफैक्ट एक्चुअल में रहते हैं क्योंकि उनके फाइनलाइजेशन चल रहे होते हैं उस टाइम, ओके, क्योंकि ऑडिटर साइन करना होता है ऑडिटर को, तो वो जब तक प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता तो वो साइन नहीं करेगा, तो जितने भी एरर्स है वो आपको रेक्टिफाई करने होते हैं। ओके, तो नॉर्मली सितंबर में बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, क्यों, क्योंकि उस लास्ट डेट है 30 सितंबर। कमिंग बैक टू रिटर्न की प्रोविजन, अगर मेरे पे ऑडिट के कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब क्या, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, ओके, तो मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है 31 जुलाई के पहले। आपने शायद से सुना रहेगा कि लास्ट मंथ 31 जुलाई सीए के ऑफिस में बहुत रश होता है, क्यों, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की वो लास्ट डेट थी। ओके, अगर मेरे पे ऑडिट मैंडेटरी हो रहा है क्योंकि मेरा अगर टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो लास्ट डेट है 30 सितंबर। ओके, ये ऑडिट की डेट बता रहा हूं, अब यहां पे थोड़ा सा चेंज करके 31 अक्टूबर किया हुआ है। 30 सितंबर तक ऑडिट करना है एंड 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना है। ओके, एंड अगर मेरे पे ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स लग रहे हैं, अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, सिस्टर कंसर्न में, सिस्टर कंसर्न क्या होता है, 2 कंपनीज है सपोज, बोथ द कंपनीज आर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली बिजनेस। ओके, मतलब ये मिस्टर ए के नाम से एंड दिस कंपनी इज इन द सन ऑफ मिस्टर ए, मतलब दोनों कंपनी एक फैमिली बिजनेस में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को हम सिस्टर कंसर्न कहते हैं। यह हो सकता है कि कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, भले फैमिली मेंबर्स नहीं है लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेम है। ओके, तो ऐसे कंपनी में क्या होता है नॉर्मली कि ये एक दूसरे के साथ इस तरह से ट्रांजैक्शंस करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट हो। ओके, तो सपोज ये कंपनी क्या है, हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये कंपनी, तो इनका प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा, तो ये कंपनी क्या करती है, अपनी जो सिस्टर कंसर्न है उनसे परचेस करती है। ओके, एंड परचेस भले एक्चुअल परचेस नहीं करती, सिर्फ इनवॉइस रेज किया जाता है। ओके, एंड ये परचेस ज्यादा दिखाएगी एंड दैट टू एट हायर रेट, क्योंकि अपनी ही कंपनी है, एक्चुअल में कुछ पे नहीं करना, तो क्या करेंगे, परचेस ज्यादा दिखा करके P&L को डेबिट हायर करेंगे, प्रॉफिट कम करेंगे। इस तरह से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते थे। जिस कंपनी में मैं काम करता था
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं सीए क्वालिफाई होने के बाद 6 मंथ्स तक मैंने जॉब किया था एक मल्टीनेशनल कंपनी में, ओके। तो उन्होंने क्या किया था, सेम मैनेजमेंट के अंदर एक दूसरी फेक कंपनी स्टार्ट की थी, शेल कंपनी थी, मतलब एक्चुअल में बिजनेस कुछ था ही नहीं, ओके। जस्ट एक कंपनी रजिस्टर की थी, सब कुछ कंप्लाई करते थे उसका, फेक सारे सेल्स रिकॉर्ड, परचेस रिकॉर्ड, सब कुछ फेक, एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, ओके। एंड वो क्या करती थी, हमारी जो कंपनी थी तो वो कंपनी को लोन चाहिए रहता था, एवरी नाउ एंड देन दे आर रिक्वायरिंग लोन। तो अगर लोन चाहिए तो कंडीशन क्या होती थी कि आपका सेल्स इतना होना चाहिए, एंड सपोज बैंक ने कंडीशन रखी है कि आपका सेल्स होना चाहिए 600 करोड़ एंड हमारा सेल्स है 500 करोड़, एंड किसी भी हालत में हमें वो लोन चाहिए, एंड दैट टू दैट लोन वाज यूज्ड टू बी अवेलेबल एट से वेरी नॉमिनल रेट, ओके। तो ये क्या कंपनी करेगी, अपने सिस्टर कंसर्न जो कंपनी है उनको 100 करोड़ के इनवॉइसेस रेज करेंगे, एक्चुअल में गुड्स डिलीवर नहीं होंगे लेकिन इनवॉइसेस रेज करेंगे, 600 करोड़ तक का टर्नओवर लेकर के आएंगे एंड लोन लेंगे। सपोज लोन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओके, तो ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हाईयर है, तो आप क्या करेंगे, इस कंपनी से परचेस इनवॉइस दिखाएंगे। इस तरह से बहुत सारा टैक्स प्लानिंग होता है एक्चुअल में, ओके। तो आइदर शेल कंपनी हो सकती है या एक्चुअल कंपनी भी हो सकती है, लेकिन परचेस सेल हम इस तरह से दिखाएंगे कि एक कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है, ओके। आगे जाके जैसे जैसे हम डिटेल में प्रोविजन सीखेंगे तो इसके ऊपर भी आएंगे हम, ओके। तो ऐसे केस में लॉ मेकर्स कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट करवाना मैंडेटरी ट्रांसफर प्राइसिंग का, ट्रांसफर प्राइसिंग इन द सेंस जब सिस्टर कंसर्न में एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रहे तो ऐसे केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका अलग से ऑडिट करता है। तो उसके लिए ड्यू डेट है 30 नवंबर रिटर्न फाइल करने की। तो ये सारे ड्यू डेट है, सिंपल, ये तो ऐसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके, जस्ट आपको मैं बता रहा हूं। तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, फिलहाल हम जी रहे 23-24 में, तो जो 23-24 में मैं जो इनकम कमाऊंगा वो टैक्स कब पे करना होगा मुझे, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में कब तक, नॉर्मल केस में 31 जुलाई, अगर ऑडिट मैंडेटरी है तो ऑब्वियसली ऑडिट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऑडिट की ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, उसके बाद रिटर्न फाइल करना रहता है, रिटर्न की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, एंड ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स अगर अप्लाई हो रहे हैं तो 30 नवंबर, ये नॉर्मल केस में, ओके। अब सिनारियो समझिए, लॉ क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो, ड्यू डेट्स मैंने अभी आपको बता दिए, ओके। नाउ देयर आर सम सिनारियो वेर इन गवर्नमेंट फील्स कि एसएससी बाहर अब भाग रहा है, इंडिया छोड़ करके भाग रहा है, इंडिया में वापस आएगा ही नहीं। सपोज उसने अक्टूबर तक इंडिया में 100 करोड़ रुपए कमाए, ओके, एंड अक्टूबर में वो इंडिया छोड़ करके भाग रहा है, ओके। एज एन एग्जांपल विजय माल्या, ऐसे भी लोग होते हैं, मोदी, नीरव मोदी, मोदी नहीं स्पेसिफिकली, नीरव मोदी, या और एक कौन सा था, नीरव मोदी और एक भी था उसका कोई चौकसी, को तो चौकसी मोदी ही था क्या, मेहुल चौकसी कुछ तो था ऐसे, हाँ। तो ऐसे जो लोग इंडिया छोड़ करके भाग रहे होते हैं, अगर गवर्नमेंट को पता हो कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन नॉट टू कम बैक, तो यहां पे ये असेसमेंट ईयर वाला कंसेप्ट ही नहीं लगाएंगे। यहां पे लॉ मेकर्स कहेंगे कि आप इंडिया में 100 करोड़ कमा रहे हो, आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, राइट, तो पहले इस पे टैक्स पे करो, हम असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकेंगे आपके लिए, ओके। तो इस तरह का सिनारियो, तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द सिनारियो वेर इन गवर्नमेंट सेज कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करो, हम असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकेंगे। अनदर एग्जांपल, शिपिंग बिजनेस, सपोज ये टेरिटोरियल वाटर्स है, ये इंडिया का कोस्ट है, यहां पे शिप एंटर कर रही है, जो क्रूज होते हैं ना, क्रूज, बड़े बड़े क्रूज, वो पैसेंजर्स को लेकर के इंडिया में आते हैं, राइट, एंड यहां पे अनलोड करेंगे पैसेंजर्स को, नए पैसेंजर्स को लेकर के बाहर जाएंगे, राइट। सपोज यहां पे पोर्ट पे उन्होंने से 100 पैसेंजर्स को लोड किया हुआ है एंड से उनसे टिकट लिया हुआ है 20 लाख रुपीज सपोज, ओके। अब ये पैसेंजर्स को लेकर के बाहर जाएंगे, राइट। अब मान के चल रही कि दुबई की शिपिंग कंपनी है, ओके, एंड ये पैसेंजर्स को दुबई लेकर के जा रही है। अब इन्होंने इंडिया में आकर के 20 लाख कमाए, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इंडिया में अगर आप पैसे कमा रहे हो तो टैक्स कहां पे करना होगा, इंडिया में। अब ये 20 लाख पे मान के चल रहा हो कि 2 लाख रुपीज टैक्स आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इनके लिए रुकेगा कि आप असेसमेंट ईयर में आकर के टैक्स पे करो? अब कहां पता है हमें, ये एक बार इंडिया के बाहर गया तो वापस भी आएगा या नहीं आएगा, राइट, वी डोंट नो। पैसेंजर्स लेकर के गया, इंडिया में वापस आए नहीं, तो 20 लाख लेकर के गया, गवर्नमेंट को शेयर दिया ही नहीं। तो गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे केस में आप क्या करो, जब इंडिया में आ रहे हो
वापस जाने से पहले हमें पहले टैक्स दो, उसके बाद जाओ, उसके बाद वापस आना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। लेकिन बाहर जाते टाइम इंडिया में हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकेंगे। ओके। और समटाइम्स से कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन का कोई तो एक केस चल रहा था इनकम टैक्स का, जिसमें इनकम टैक्स ने से 50 लाख की टैक्स लाइबिलिटी चार्ज की थी उसको। ओके। अब मुझे बताइए, सपोज आप एसएससी हो, ठीक है, आपने ढेर सारा इनकम कमाया था, आपके ऊपर रेड कंडक्ट की गई थी एंड रेड में बहुत सारा पैसा भी पाया उन्होंने। ओके। एंड गवर्नमेंट ने से पैसे के बेसिस पे असेसमेंट किया है कि आपका टैक्स आना चाहिए 50 लाख। अगर आप कहते हो कि हम टैक्स ही नहीं पे करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी आपका? ऐसा एक्चुअल में मुझे एक मेरे क्लाइंट ने पूछा था, उसका 2016-17 का कुछ तो केस लॉ चल रहा था एंड बहुत सारा पैसा डिपॉजिटेड था। ओके। तो उसको नोटिस आई थी कि आपके अकाउंट में इतने इतने पैसे डिपॉजिट थे और आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। ओके। तो आपको इसका जस्टिफिकेशन देना है। तो उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पहले कोई जस्टिफिकेशन दिया नहीं, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली असेसमेंट किया, इनसे कहा कि कुछ तो 65 लाख की आपकी टैक्स लायबिलिटी है। डायरेक्ट डिमांड नोटिस भेज दी उसको कि आपका 65 लाख का टैक्स है, वो पहले पे करो। अब ये पर्सन जो है वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया नहीं, मेरे पास आया, मुझसे पूछा कि अब क्या करना होगा। मैंने कहा कि पहले जब नोटिस आई थी तो गवर्नमेंट कभी डायरेक्टली चार्ज नहीं करता, पहले आपको टाइम देता है कि आप इसका एक्सप्लेनेशन दो। आपने एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, ठीक है, उसका टाइम एक रहता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन ना दे तो गवर्नमेंट क्या करता है, डायरेक्टली फाइनलाइज करता है। इसको हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन द सेंस, जब भी आपके अगेंस्ट नोटिस आएगी, डायरेक्टली लॉ मेकर्स आप पे टैक्स नहीं लगाता, आपको ये कहता है कि आपके अगेंस्ट हमने ये प्रूफ पाया, इसका एक्सप्लेनेशन दो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके रिप्रेजेंटेशन देता है। ओके। लेकिन अगर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं इस प्रिस्क्राइब टाइम में, तो लॉ मेकर्स अगेन रिमाइंडर भेजते हैं कि यहां तक टाइम है, मल्टीपल टाइम्स रिमाइंडर भेजते हैं, बट टिल दैट अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया तो दैट केस लॉ मेकर्स डायरेक्टली डिमांड नोटिस भेजेंगे उनके कंप्यूटेशन के बेसिस पे। ओके। तो फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट के केस में डायरेक्टली डिमांड नोटिस आई थी क्योंकि टाइम लिमिट गया था। अब उसने कहा कि 65 लाख तो मेरे पास है नहीं, क्लाइंट ने, अगर मैं पे ना करूं तो गवर्नमेंट मेरा क्या कर लेगी? तो सोचे आप क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट। आप एसएससी हो, सपोज मैंने आपसे कहा, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने आपसे कहा कि ये 65 लाख टैक्स पे करना, आपने कहा पे नहीं करता, जाओ, क्या कर क्या सकती है गवर्नमेंट? बिजनेस तो बंद हो चुका है कब का, तो सील करने का सवाल ही नहीं, क्या कर सकते हैं? हाँ सुरपा, यू आर सेइंग समथिंग, क्या करेंगे? हाँ, पहले टैक्स ही नहीं पे कर रहा, पेनल्टी कैसे पे करेगा? चलो पेनल्टी भी लगा दी इसको, और 10 लाख की पेनल्टी लगा दी, 75 लाख। तो वो कहेगा पेनल्टी 10 लाख की लगाओ, 20 लाख की लगाओ या 1 करोड़ की लगाओ, मैं 65 लाख ही पे नहीं करने वाला, तो एडिशनल लगा के कोई फायदा ही नहीं है। प्रॉपर्टी बेच के कलेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, मतलब प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट लगाते हो। ओके। उनके स्टेप्स क्या होते हैं बता दूं मैं पहले। पहले वो क्या करते हैं, डेटर्स पे अटैचमेंट लगाते हैं। अगर आपका बिजनेस शुरू है तो आपके जो डेटर्स है उनको एक नोटिस भेजा जाएगा कि आपने आपकी इस क्लाइंट कंपनी को जो पैसे पे करना है वो पैसे पे नहीं करोगे। ओके। सपोज ये जो कंपनी है, इनके डेटर्स की लिस्ट थी से ए बी सी, हर एक डेटर ने 10 लाख रुपए पे करना था इस कंपनी को, ठीक है। तो इनको पहले नोटिस दिया जाएगा कि आपने जो इस कंपनी को पे करना है, आप पे नहीं करोगे, डायरेक्टली इनकम टैक्स को पे करोगे। अगर गलती से आपने इस पार्टी को पे किया तो आपके अगेंस्ट हम नोटिस लगाएंगे, ठीक है। तो पहले डेटर्स के अगेंस्ट अटैचमेंट लाया जाता है। सेकेंड थिंग, आपका जो बैंक अकाउंट है उस पर अटैचमेंट लाया जाता है। अटैचमेंट मतलब फ्रीज किया जाता है, आप उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए का बैलेंस हो तो फ्रीज किया जाएगा, आप उसमें पेमेंट भी नहीं करोगे या डिपॉजिट भी नहीं होगा, बैंक के जो भी ट्रांजैक्शन है वो फ्रीज किए जाएंगे। अब मेरे क्लाइंट ने क्या किया था, बैंक अकाउंट ही बंद कर दिया था। जो भी बैंक था उसको पता था कि नेक्स्ट स्टेप वो बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे, डेटर्स तो कुछ थे नहीं क्योंकि बिजनेस तो बंद हो चुका था। तो बैंक अटैचमेंट, मैंने उनसे कहा कि आप बैंक अटैचमेंट लगाएंगे, तो उसने क्या किया, बैंक में जितना भी बैलेंस था विड्रॉ कर लिया एंड बैंक अकाउंट एज इट इज रखा। तो लगाओ अटैचमेंट, उसने हार्डली कुछ तो 500 रुपए रखे थे उसमें, ठीक है। तो अटैचमेंट लगा दिया, तो उसके बाद वो बैंक ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा। देन जैसे कि आपने कहा उसके बाद भी अगर कुछ फायदा ना हो तो प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट लगाएंगे एंड आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको 3 मंथ्स का टाइम दे रहे हम,
अगर आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस चाहिए तो ये इतना टैक्स पे करो, नहीं तो दिस विल बी सोल्ड आउट। ओके, उसका ऑक्शन किया जाता है, प्रॉपर्टी से जो पैसे आएंगे उससे टैक्स पे किया जाएगा। अब मेरे क्लाइंट ने क्या किया था, खुद के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, ठीक है, एंड जो भी प्रॉपर्टी थी वो अपने वाइफ को या बेटे को ट्रांसफर किया था। ओके, अब प्रॉपर्टी के केस में कैसे होता है, जब भी एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर, अब उसके नाम से कोई जमीन वगैरह नहीं थी, ठीक है, हाँ आगे पहले ये मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया जाता है, एंड सपोज प्रॉपर्टी में भी कोई पैसे ना हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है रिलेटिंग टू जेल, आपको जेल भेजा जा सकता है। पैसे तो वसूल नहीं कर सकते, आप कुछ है ही नहीं, तो जितना अमाउंट है उसके बेसिस पे आपको जेल भेजा जा सकता है। तो मेरे क्लाइंट ने कहा कि ये सब कुछ बताया उसको मैंने कि आपकी पहले प्रॉपर्टी है क्या, नहीं मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, एक टू व्हीलर है वो भी मैंने बेटे के नाम से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अब टू व्हीलर भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि जेल में भेज देंगे। कितने मंथ्स के लिए भेजते हैं डिपेंडिंग करता है अमाउंट के ऊपर, तो जो उसके अमाउंट थी कुछ तो उसके बेसिस पे 3 मंथ या 6 मंथ तक रहेगा। तो उसने कहा कि ठीक है ना, 3 मंथ में जेल में रह करके आता हूँ, फोकट का खाना खा के आता हूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मैं इतना टैक्स तो नहीं भरूंगा। तो 3 मंथ के बाद अगर आप आते हो, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इन द सेंस जो अमाउंट है उसको हमने कन्वर्ट किया जेल में, ओके, एज अ व्हाट वी कैन से शिक्षा के तौर पे। ओके, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो उसने कहा कि हाँ 3 मंथ या 6 मंथ में जेल में रह करके आता हूँ, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद ये केस डिसमिस, दिस इज द सिनेरियो, ठीक है, तो दैट इज द लास्ट रीजन। लेकिन डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, अगर अमाउंट बड़ी हो क्रोर्स में हो तो कम से कम 5 साल 10 साल भी जेल हो सकती है। ओके, तो ये ज्यादा होता है। तो इन दैट केस, हाँ कमिंग टू द पॉइंट नाउ, अब सपोज मेरे क्लाइंट का कोई एक लैंड या बिल्डिंग था, ओके, अब उसको पता है कि अगर लैंड बिल्डिंग बेचा जाएगा तो ये अमाउंट रिकवर हो सकता है, तो अब वो क्या करेगा, अपने बीवी के नाम से ट्रांसफर करेगा, राइट, या बच्चों के नाम से ट्रांसफर करेगा। तो जब भी वो ट्रांसफर करता है तो पैन नंबर उसको मेंशन करना रहता है, तो इनका इंफॉर्मेशन जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ओके, एज एन अब ओनली नॉट इन दिस सिनेरियो, सपोज मैं प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूं, ओके, तो मेरा इनकम हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी, एंड वो वेरीफाई करेंगे आगे नेक्स्ट ईयर में कि मैंने रिटर्न में दिखाया कि नहीं, मैंने प्रॉपर्टी सेल किया है, कैपिटल गेन्स का इनकम टैक्स पे किया है नहीं। ओके, तो व्हेनेवर गवर्नमेंट फाइंड्स कि एनी पर्सन इज सेलिंग प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू वेट टैक्स, तो उस पे ये तो ट्रांसफर रोकेंगे, इमीडिएटली टैक्स कलेक्ट किया जाता है, असेसमेंट ईयर तक हम नहीं रोकेंगे। ओके, तो कौन से सिनारी में हमने अब तक डिस्कस किया हुआ है, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ करके बाहर जा रहा है, ओके, विद द इंटेंशन टू अवॉइड टैक्स, जैसे माल्या गया, मेहुल चोकसी गया, नीरव मोदी गया, एंड कहां गए वो, लंदन। कभी आपने सोचा है कि ये सारे लोग ऐसे चोरी करके लंदन में ही क्यों जाते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया, बहुत सारे अदर कंट्रीज, रशिया में भी बहुत सारे लोगों ने स्कैम करके लंदन गए, यूएसए में भी सेम, यूएसए में बहुत सारे लोगों ने स्कैम करके लंदन गए। कभी सोचा लंदन ही क्यों जाते हैं, वो भी अपनी दुश्मन कंट्री, मतलब ब्रिटिशर्स ने हम पे इतने साल तक रूल किया था, अब यहाँ का अपने गवर्नमेंट का टैक्स छोड़ करके, मतलब चोरी करके आप जा रहे हो लंदन में, क्यों पता है आपको, हाँ, ह्यूमन राइट्स, मतलब लंदन में क्या है, पहले तो ह्यूमन राइट्स तो बात की बात है, लंदन ने क्या किया हुआ है, लंदन मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, कि आप हमारे कंट्री में आ रहे हो, ठीक है, बाहर भले भी कुछ भी करके आओ, ठीक है, टैक्स की चोरी करो, गुनाह करो, व्हाटएवर, अगर आप हमारी कंट्री में आ रहे हो एंड आप हमें प्रॉमिस कर रहे हो कि इतना क्वांटम तक आप हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, ओके, समथिंग उनका मॉनेटरी क्राइटेरिया आई गेस उनका 20 लाख करोड़ पाउंड कुछ था, या 20,000 करोड़ पाउंड कुछ था, या यूरो रहेगा जो भी, तो एक स्पेसिफिक लिमिट तक हमारे कंट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट कैन बी इन बिजनेस और सम एसेट्स, तो हम आपको असाइलम देंगे, हम आपको ये ट्रीट करेंगे कि आप हमारे सिटीजन हो। ओके, तो दुनिया भर के जो लोग स्कैम करके जाते हैं वो ब्रिटेन में जाते हैं, क्योंकि उनका लॉ है कि अगर इतना अमाउंट तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम आपको असाइलम देंगे, आपको हमारी सिटीजनशिप देंगे, एंड वंस दैट पर्सन बिकम्स देयर सिटीजन, अपने लॉ तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं करते, राइट, तो इन दैट केस दे विल बी ट्रीटेड एज देयर सिटीजन। अब हमने क्या किया है, उनके कोर्ट में ये अपील किया हुआ है कि ये जो पर्सन बाहर गया है वो हमारा गुनहगार है, उनको हमें वापस सौंप दो, तो उनका सिटीजन हो तो उनके ह्यूमन राइट्स रूल जो बहुत स्ट्रिक्ट है तो दे टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स एंड दे से कि अगर हमारे जो असाइलम दिया हुआ पर्सन है उसको हमने इंडिया भेज दिया तो उसके अगेंस्ट बहुत सारा एक्शन लिया जा सकता है, उसके ह्यूमन राइट्स इन्वेड हो सकते हैं, तो हम अब भेजेंगे नहीं।
ओके तो आपको पता ना इंडिया ने कोर्ट फाइल किया है, लंदन कोर्ट ने ये जजमेंट भी दिया है कि उसको एक्स्ट्राडिट करना है इंडिया में, लेकिन विजय माल्या ने क्या किया, नेक्स्ट हायर लेवल कोर्ट में अपील किया हुआ है, तो उसकी अभी लिटिगेशन चालू है। ओके तो ये बेनिफिट होता है लंदन जाने का। तो उनके ह्यूमन राइट्स वाले क्या करते हैं, बीच में आकर के एक्स्ट्राडिट करने नहीं देते। ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किया हुआ था, रशिया से भी 3-4 लोग स्कैम किया था, यूएसए से भी किया था। बट द प्रॉब्लम इज दैट रशिया का जो खुफिया एजेंसी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने सुना रहेगा कि रशिया के जो स्पाई एजेंसी है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर रूथलेस। तो ऐसे 3-4 जब केसेस रिपोर्ट हुए थे कि वहां पे स्कैम या फ्रॉड करके लंदन में जाकर के ऐसा लिया जा रहा है, तो उनके स्पाइंग एजेंसी ने डायरेक्टली शूट ही किया था उनको। ऐसे 3 या 4 केसेस रिपोर्ट हुए थे कि जिसमें फ्रॉड करके आप लंदन जा रहे हो तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम 3-4 मंथ्स के अंदर ही उनको मार दिया गया था, एंड कौन किसने मारा था ये पता ही नहीं चला। तो इट वाज नोन कि रशियन के स्पाइंग एजेंसीज ने मारा हुआ था। ओके तो अब कोई रशिया से फ्रॉड करके बाहर जाने की डेयरिंग नहीं करता। ओके एंड यूएसए से जितने लोग गए थे वहां से भी 3-4 केसेस हुए थे। तो यूएसए ने इंटरनेशनल प्रेशर कुछ इस तरह से बनाया कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ही विल बी एक्स्ट्राडिटेड टू यूएस। ओके अब अपनी स्पाई एजेंसी इतनी रूथलेस नहीं कि जाकर के वहां पे शूट करेंगे, एंड नाइदर वी आर एबल टू क्रिएट दैट मच प्रेशर ऑन ब्रिटेन। तो इसीलिए हम उनको लेटर भेज रहे हैं कि हमारे पर्सन जो गुनेगार है उसको भेज दो। एंड आपको पता है कि उसने जो फ्रॉड किया था एसबीआई में वगैरह, या नीरव मोदी ने एसबीआई में फ्रॉड किया था, अब उतना लॉस हुआ एसबीआई को, तो टैक्स वो जो अमाउंट लॉस कहां से कलेक्ट किया गया, आप जैसे लोगों से, हमारे से। पता है ना आपको नीरव मोदी का स्कैम कितना था, समथिंग 9,000 करोड़ का था, एसबीआई को उतना लॉस हुआ तो इमीडिएटली एसबीआई ने क्या किया, लॉस बुक करने के बाद उनके जो चार्जेस है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस कर दिए। तो जितने अकाउंट होल्डर्स है उनको पे करना पड़ा, मतलब स्कैम करे वो, टैक्स पे करे हम। एनीवेज हाँ तो क्या डिस्कस करते हैं हम, कि प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन क्या है कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाओ, टैक्स पे करें असेसमेंट ईयर में। देयर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल केसेस, अगर आप इंडिया छोड़ करके जा रहे हो विद द इंटेंशन टू नेवर कम बैक, तो टैक्स हम उसी ईयर में लगाएंगे, उसी टाइम लगाएंगे। इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया एज अ शिपिंग बिजनेस, तो सिमिलरली टैक्स विल बी चार्ज इमीडिएटली। इफ यू आर सेलिंग प्रॉपर्टी with the intention to evade the tax, तो टैक्स विल बी चार्ज एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकेंगे। अगर आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है, मेरी कंपनी थी शट डाउन कर रहा हूं मैं, तो क्या गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर तक रुकेगा? नेक्स्ट ईयर में तो एसएस ही नहीं बचेगा, राइट? तो इन दैट केस इमीडिएटली टैक्स लगाया जाएगा। तो देयर आर सम सिनारियोज वेर इन टैक्स विल बी चार्ज इन द सेम प्रीवियस ईयर। मैंने तो जस्ट ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ है, यहां पे देखिए जनरल रूल क्या है, देखिए इनकम प्रीवियस ईयर का एसेस कब होगा? असेसमेंट ईयर में, ये जनरल रूल है। अब इसके एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन केसेस वेयर इनकम प्रीवियस ईयर का एसेस कब होगा? सेम प्रीवियस ईयर में होगा, असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकेंगे। फर्स्ट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। मैंने आपको एज एन एग्जांपल बताया, दुबई की कंपनी इंडिया में आकर के शिपिंग कर रही है। ओके, पर्सन लिविंग इंडिया, विजय माल्या, नीरव मोदी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो फॉर्म हुए थे एंड वो इवेंट कंप्लीट होता है, तो इमीडिएटली उन पे असेसमेंट किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मेरा जो फ्रेंड है, क्लाइंट जो था, उसका एग्जांपल। एंड अगर आपका बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो रहा है तो इन दैट केस टैक्स विल नॉट बी चार्ज्ड। यहां तक की कहानी, कोई डाउट? ये सेम दिया हुआ है सेक्शन नंबर, डोंट इवन बॉदर टू रीड। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन बना करके आ सकता है 2 या 3 मार्क के लिए। ओके, तो कौन से केस में सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स लगाया जाएगा? फर्स्ट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, बस हेडिंग लिखा तो भी चलेगा, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। कौन से केसेस में टैक्स सेम प्रीवियस ईयर में लगाया जाएगा, असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकेंगे? फर्स्ट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सेकंड, पर्सन लिविंग इंडिया विद द इंटेंशन टू नॉट रिटर्न। ओके, तो लिविंग इंडिया मतलब वापस आने की गारंटी नहीं है, नहीं तो आप सपोज कोई काम से जा रहा हो या ट्रिप पे जा रहा हो, इमीडिएटली गवर्नमेंट वहां पे आकर के टैक्स वसूल लेंगे नहीं, ठीक है? तो यहां पे पर्सन लिविंग इंडिया एंड he has no present intention of returning to India. Okay. Third, AOPBOI form for particular event, that event has been completed. Fourth, likely to transfer the property to avoid tax. अगर बिजनेस ही बंद हो रहा है तो असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकेंगे, सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट करेंगे। Have you all understood so far? With this, we have completed
with the very first chapter, basic concepts. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा मोस्टली, लेकिन जो टैक्स कैलकुलेशन हमने पढ़ा है कि सरचार्ज वगैरह, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीपल एग्जांपल्स में टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, एंड आई होप कि नाउ यू आर एट कंफर्टेबल पोजीशन टू कैलकुलेट द टैक्स. ऑलमोस्ट 18-20 एग्जांपल्स हमने उस पर सॉल्व किया हुआ है. ओके, तो यहां तक कोई डाउट? चलिए अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर वी वोंट स्टार्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रेश. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो है रेसिडेंशियल स्टेटस, दैट वी विल बी स्टार्टिंग टुमारो ओनली. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. रेसिडेंशियल स्टेटस पे गारंटीड 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा. 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आएगा डेफिनेटली, फिक्स क्वेश्चन रहता है. ओके, तो बेसिक कंसेप्ट्स के नोट्स मैं आज शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, एंड सम अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू पीजीपी एंड कैपिटल गेन्स मुझे इनकॉर्पोरेट करना है. जैसे ही वो होते हैं आपको प्रिंट आउट भी मिलेगी. ओके, तो इन 2-3 डेज विल बी गेटिंग द प्रिंट आउट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. लॉ का तो वैसे ही भेज दिया हुआ है, पॉसिबली टुडे और टुमारो विल बी गेटिंग, and tax will be getting in this week mostly. Okay, I'll require 1 or 2 days to complete all the amendments, so after that you will be getting the notes. Okay, fully amended book रहेगी, तो उसमें आपको कोई additional amendment जो फाइनेंस एक्ट 23 में या बजट 23 में हुआ है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है. Okay, चलिए, we'll conclude for now then. We won't be starting new chapter today, we are concluding bit earlier. Okay.